हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सोनम, प्रिया, जूही और संगीता ये चारों बहनें थीं। बहनों के माँ बाप नहीं थे, इसीलिए चारों ढाबा चलाती और अपना घर चलाती थीं। एक दिन सबसे छोटी बहन जूही बर्तन धो रही होती है और दूसरे नंबर की बहन प्रिया आराम से अपने मुंह पर लिपस्टिक लगा रही होती है। ये देखकर जूही को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर सबसे बड़ी बहन सोनम से कहती है, दीदी, आप प्रिया दीदी को कुछ क्यों नहीं बोलती हो? ये कुछ भी काम नहीं करती है। इनके हिस्से का भी सारा काम हमें ही करना पड़ता है। मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं नहीं धो रही बर्तन। आप प्रिया दीदी को बोलो, वो बर्तन धोएंगी अब। ओह प्लीज, तुम्हारे बर्तन धुले या ना धुले, लेकिन मेरी लिपस्टिक जरूर लगनी चाहिए। लोग यहाँ खाना खाने से ज्यादा मुझे देखने आते हैं, यू नो। वाह भाई वाह, हम लोग इतनी मेहनत से इतना बढ़िया बढ़िया खाना बनाते हैं, उसका कुछ नहीं। और ये जो इन मैडम जी की शक्ल है, जिसके ऊपर हर वक्त पेंट लगा रहता है, लोग इन्हें देखने आते हैं। फिर तो आज मैं कुछ कर ही नहीं रही। आज देखती हूँ कि कितने लोग आते हैं। तुम लोग भी क्या बातें कर रहे हो? जूही, तुम्हें बर्तन नहीं धोने? हाँ, तुम्हें नहीं धोने तो कोई बात नहीं, मैं धो दूंगी। इसमें क्या बड़ी बात है? प्रिया भी तो तुम्हारी बहन है ना। अगर इसके बदले का काम तुम कर दोगी तो छोटी थोड़ी ना हो जाओगी। पहले ही एक तो मैं खुद से छोटी हूँ और छोटी नहीं होना मुझे। लेकिन बता दे रही हूँ दीदी, ये गलत बात है। प्रिया दीदी कुछ काम नहीं करती है। ये क्या बस यहाँ खुद को सुंदर दिखाने आती है और हम लोग गधे की तरह काम करते रहते हैं। प्रिया काफी सुंदर थी और इसी बात का प्रिया को बहुत घमंड भी था। कुछ दिनों बाद विक्रम नाम का आदमी चारों बहनों के ढाबे में आता है और खाना खा रहा होता है, लेकिन विक्रम की नजर बस प्रिया पर ही थी। वो प्रिया को अपने पास बुलाता है। मुझे तुम काफी सुंदर लगी। ये तो हर कोई बोलता है। अगर आप कुछ नया बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नया ये है कि मैं एक डायरेक्टर हूँ और मुझे अपनी नई फिल्म के लिए किसी नए चेहरे की तलाश है, और वो तलाश आपको देखकर मेरी पूरी हो गई। मैं आपकी बात को समझ नहीं पाई। जरा आप अच्छे से समझाएंगे कि क्या कहना चाहते हो? मैं आपको अपनी नई फिल्म में हीरोइन का रोल देना चाहता हूँ। क्या मैं हीरोइन? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। मैं कल आपको पिक करने आऊंगा। आप तैयार रहना। हमारी फिल्म की शूटिंग दूसरे शहर में होगी, तो तैयार रहना आप। प्रिया बहुत खुश हो जाती है और अपनी बहनों को ये सब बताती है। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं मान ही नहीं सकती, ये सब सच है। मैं भी नहीं मान सकती। अरे इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, अब क्या यही बची है? तुम दोनों ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे हमारी ही बहन है प्रिया। अगर वो हीरोइन बनना चाहती है, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। दीदी, आप ही हो जो मुझे समझती हो। प्रिया, तुम टेंशन मत लेना। हम सब यहाँ हैं, हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। प्रिया दीदी, आप जा रही हो तो अपना ध्यान रखना। भले ही मैं यहाँ आपको कुछ भी कह देती हूँ, लेकिन आपकी चिंता तो मुझे भी रहेगी ना। सोनम दीदी, वो जो हमने कुछ पैसे जमा किए थे घर बनवाने के लिए, वो भी प्रिया दीदी को ही दे देना, कहीं जरूरत लगे उन्हें तो। तीनों बहनें मिलकर प्रिया को पूरा साथ देती हैं। प्रिया अब डायरेक्टर विक्रम के साथ फिल्म के शूट के लिए भी चली जाती है। प्रिया की फिल्म बहुत अच्छी चलती है। रातों रात प्रिया एक बहुत बड़ी सुपरस्टार भी बन जाती है। प्रिया अब लगातार फिल्म करे जा रही थी और काफी अमीर भी हो गई थी। प्रिया एक भी बार अपनी तीनों बहनों से मिलने तक नहीं गई होगी, इसीलिए अब उसकी तीनों बहनें प्रिया के बंगलों में उसे मिलने जाती हैं, जहां उन्हें काफी इंतजार करना पड़ता है। दीदी, हमें अपनी बहन प्रिया से मिलने के लिए इतना इंतजार करना पड़ेगा क्या अब? संगीता, अब हमारी बहन कोई आम लड़की नहीं है, हीरोइन बन गई है। तीनों प्रिया का इंतजार कर ही रहे थे कि प्रिया आती है और उन तीनों को गले तक नहीं लगाती, उनसे अलग दूसरे सोफे पर बैठ जाती है। प्रिया, ये क्या है? जब से तुम गई तुम्हारा तो कोई खबर ही नहीं, और तुम इतनी बड़ी सुपरस्टार बन गई हो। हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई। आप तीनों को मेरा बंगलों का पता किसने बताया? वो गरीब सा ढाबा बंद हो गया क्या, या कुछ पैसों की मदद चाहिए? ये कैसी बात कर रही हो दीदी? हम तो यहाँ आपसे मिलने आए हैं। अब मैं अपनी मेहनत से इतनी बड़ी सुपरस्टार बन गई हूँ, तो तुम तीनों मुझसे मिलने आए हो। तुम जैसे लोगों को मैं घर में भी ना रहने दूँ। सोनम दीदी, जूही, चलो यहाँ से, हमें यहाँ कोई बात नहीं करनी है। अरे यार, अगर ये तीनों चली गई तो मैं इन्हें दिखाऊंगी कैसे कि आज मैं कितनी अमीर हो गई हूँ। तीनों जा ही रहे थे कि तभी प्रिया कहती है,
आप तीनों भले ही गरीब हो, लेकिन हो तो मेरी बहन ही ना। मैं नहीं चाहती कि आप कहीं छोटे से घर में रहो, इसीलिए आप तीनों यहीं रहो। मैंने जो कुछ भी बोला मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। प्रिया अपनी तीनों बहनों को रोक लेती है, लेकिन अब उन तीनों को ही हमेशा नीचा दिखाती रहती थी। नौकरों के कमरे में सुलाना, नौकरों वाले काम करवाती थी, और ये सब करके प्रिया को काफी खुशी भी मिलती थी। कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद विक्रम प्रिया से मिलने आता है। प्रिया, आज मेरे घर पर पार्टी है और तुम्हें जरूर आना है। आज बहुत खास खास लोग आने वाले हैं मेरी पार्टी में। तुम्हारा आना भी बहुत जरूरी है। ओह श्योर, मैं तो जरूर आऊंगी। विक्रम प्रिया से काफी बातें करता है और फिर उसके बंगलों से बाहर निकलकर फोन पे बात करते हुए कहता है, काम डन हो गया। थोड़ा नाम क्या हुआ प्रिया का, उड़ने लगी थी। मेरी फिल्में करने से मना किया था ना इसने। आज रात हम इसे ऐसा मजा चखाएंगे कि फिल्म को करना दूर की बात, अपनी शक्ल आईने में भी देख नहीं पाएगी। आज प्रिया को उसकी औकात दिखाएंगे। विक्रम हंसते हुए वहां से चला जाता है और विक्रम की सारी बातें जूही ने सुन ली थी। जूही ये सब बातें जाकर सोनम और संगीता को बताती है। तीनों बहन बहुत परेशान हो जाती हैं और जब प्रिया पार्टी के लिए जा रही होती है तो सोनम उसे रोकते हुए कहती है, प्रिया तुम पार्टी में मत जाओ। पता नहीं क्यों मुझे आज बहुत अजीब लग रहा है। तुम्हारी टेंशन हो रही है, आज मत जाओ तुम। सोनम तुम अपना काम करो, तुम्हें ऐसी पार्टी के बारे में कहाँ कुछ पता होगा। तुम जाओ मेरा कमरा साफ करो। प्रिया जवाब देकर चली जाती है। तीनों बहनें प्रिया के लिए बहुत परेशान थी, इसीलिए वो भी प्रिया के पीछे पीछे जाती है। प्रिया पार्टी में जाती है जहां विक्रम के साथ उसके कुछ दोस्त थे और एक भी लड़की नहीं थी। ये क्या है, यहाँ तो सारे लड़के हैं, एक भी लड़की क्यों नहीं? कैसी पार्टी है? तुम आई हो, पार्टी तो अब शुरू होगी। विक्रम और उसके दोस्त प्रिया के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी वहां उसकी तीनों बहनें आ जाती हैं और सारे लड़कों को बहुत मारती हैं। जैसे तैसे वो तीनों प्रिया को घर लाती हैं। प्रिया का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वो अपनी बहनों से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम तीनों के साथ कितना गलत बर्ताव किया। सोनम दीदी, आपको नाम से पुकारा, लेकिन आज आप तीनों ने मुझे बचाया। बस प्रिया, हम तुम्हारी बहनें हैं, हम तुम्हारे लिए नहीं खड़े रहेंगे तो कौन रहेगा? प्रिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगती है, जिसके बाद प्रिया का सारा घमंड टूट जाता है। सिया अपनी सास मालती और पति भावेश के साथ रहती है। सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक से भावेश को कैंसर की बीमारी हो जाती है। बहुत प्रयास करने के बाद भी वो बच नहीं पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। भावेश, ए भावेश बेटा, ये क्या हो गया? तू मुझे और सिया बहू को छोड़कर नहीं जा सकता है भावेश बेटा। भावेश, भावेश उठो ना, आंखें खोलो अपनी। हम दोनों अब तुम्हारे बिना क्या करेंगे, कैसे रहेंगे? ये सच नहीं है, ये नाटक करना बंद करो और उठ जाओ भावेश। लेकिन नहीं, यही सच था। भावेश जा चुका था। उसकी मौत के बाद उसकी बड़ी बहन मोहिनी वहां अपने पति विराज के साथ आती है और वो दोनों वहां कुछ दिन रहते हैं। एक रात, यही सही वक्त है मोहिनी, हमें अपने मकसद को अंजाम देना चाहिए। हाँ विराज, मैंने माँ और सिया के खाने में नींद की दवा मिला दी थी। वो दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। क्रूर विराज और मोहिनी सिया और मालती के अंगूठों के छापे जायदाद के कागजों पर लगवाती हैं। 24 घंटों बाद जब सिया और मालती की नींद खुलती है, तभी वो दोनों अपने आप को घर के बाहर सड़क पर सोई हुई पाती हैं और उनका सारा सामान भी घर से बाहर फेंका हुआ होता है। बहू, ये क्या हो गया? हम यहाँ बाहर कैसे? माँ जी, हमारा सामान भी यहाँ पड़ा हुआ है। ये सब किसने किया? कहीं हमारे घर में चोर तो नहीं घुस आए? चोर नहीं, हम हैं। अब ये घर मेरा और मेरे पति विराज का है और तुम दोनों का इस घर पर कोई हक नहीं, क्योंकि मैंने तुम दोनों को नींद की दवा देकर सुलाया था और नींद में ही तुम्हारे अंगूठों के छापे भी छपवा लिए थे जायदाद के कागजों पर। बेचारी बुढ़िया और विधवा। चलो फूटो अब यहाँ से। अब तुम दोनों का यहाँ कुछ नहीं रहा। हाँ, तुम दोनों को अगर इस घर में रहना है तो तुम दोनों रह सकती हो, लेकिन नौकरानी बनकर।
मालती और सिया दोनों मोहिनी और विराज से मिले धोखे से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। आपने ये अच्छा नहीं किया दीदी। नंदोई जी, आप दोनों इतने अच्छे थे, लेकिन हमें आज पता चला कि आप दोनों ने तो बस अच्छाई का झूठा मुखौटा पहन रखा था। असल में तो आप दोनों शैतान से भी बुरे हो। तुम दोनों को एक माँ की बद्दुआ लगेगी। तुम दोनों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अरे तुझ जैसी बेटी इस दुनिया में किसी माँ को ना जन्मे, मूर्ख नालायक कहीं की। माँ, चलो बहुत भाषण दे दिया आप दोनों ने, अब निकलो यहाँ से, वरना मैं आप दोनों को बेरहमी से धक्के मार कर निकाल दूंगी। मालती और सिया दोनों को ना चाहते हुए भी अपने ही घर को छोड़कर जाना पड़ता है। ठंड बहुत होती है और ऐसे में दोनों सास बहू कपकपाने लगती हैं। रात में उन्हें कहीं सोने की जगह नहीं मिलती, इसीलिए वो दोनों बस स्टॉप पर ही सो जाती हैं। क्या दिन दिखा रही है मेरे कोख से जन्मी हुई बेटी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी ही मेरे साथ ऐसा करेगी। माँ जी, अब जो हुआ उसे बार बार याद करके कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि अपनों से मिले घाव बहुत देर तक रहते हैं, लेकिन हमें इस मुश्किल भरे समय में हिम्मत ना हार कर आगे बढ़ना ही होगा। अपने लिए ना सही, लेकिन भावेश के लिए। तू सही कह रही है बहू, हम हार नहीं मानेंगे और अपना जीवन जी कर ही रहेंगे, चाहे कोई हमारी राह में कितने ही कंकड़ क्यों न डाले। ये हुई ना बात माँ जी। सिया और मालती अगली सुबह गांव में काम ढूंढने निकल पड़ते हैं। दिन भर काम ढूंढने पर उन्हें शाम में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करने का काम मिलता है। वो दोनों उस काम को करने के लिए ज़रा भी नहीं कतराती और मजदूरी करके पैसे कमाने लगती हैं और एक छोटे से किराए के घर में रहने लगती हैं। माँ जी, धीरे धीरे यूं ही पैसे इकट्ठा करके हम दोनों अपना एक व्यापार शुरू करेंगे। याद है आपको, हम दोनों की चाय भावेश को कितनी पसंद आती थी, और तो और बाकी लोगों को भी। हाँ बहू, सभी हमारे हाथ की कुल्हड़ चाय पीने के लिए बहाने मार कर घर आया करते थे। ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ। जी माँ जी, इसीलिए मैंने सोचा है कि हम दोनों अपना छोटा सा चाय का स्टॉल लगाएंगे, जहाँ हम कुल्हड़ चाय और नाश्ता बेचेंगे। अरे वाह बहू, ये तो काफ़ी अच्छा सुझाव है। इससे हम दोनों अच्छे पैसे भी कमा सकेंगे। हाँ माँ जी, बस इस व्यापार को शुरू करने के लिए हमें पैसे इकट्ठा करने होंगे, और वो तभी हो पाएगा जब हम और 1 महीने तक मजदूरी करेंगे, क्योंकि इस समय तो हमें कोई उधार पैसे देने से रहा और हमें किसी की मदद चाहिए भी नहीं। हाँ बहू, हम दोनों 1 महीने तक मेहनत से मजदूरी करेंगे और उन पैसों से ही अपना कुल्हड़ चाय का व्यापार शुरू करेंगे। हाँ। सिया और मालती 1 महीने तक मजदूरी करके पैसे जोड़ लेती हैं और फिर अपना स्टॉल लगाती हैं, जहां वो कुल्हड़ चाय बनाकर बेचने लगती हैं। साथ ही नाश्ते में पोहे, पराठे, बिस्किट और अन्य व्यंजन भी बेचते हैं। ओहो हो, क्या स्वादिष्ट और कमाल की कुल्हड़ चाय है भाई। ये एकदम अलग ही मजा है इसे पीने का। मैं एक और कुल्हड़ चाय पीऊंगा भाई। जरूर जरूर। माता जी, बहन जी, आप दोनों का ये कुल्हड़ चाय स्टॉल तो बहुत ही शानदार है। यहाँ की कुल्हड़ चाय जैसी चाय पूरे गांव में कहीं नहीं है। स्वाद भी अच्छा है और दाम भी ज्यादा महंगा नहीं है। यूं ही हमारे चाय के स्टॉल पर चाय पीने आते रहे ना बेटा, खुश रहो। हाँ जी माता जी, धन्यवाद। अब सिया और मालती दोनों का कुल्हड़ चाय स्टॉल 1 हफ्ते में ही पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। उनके स्टॉल के बाहर सुबह से लेकर शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। इन सबको देख उस गांव का दूसरा चाय वाला लालू चंद दोनों सास बहू से बहुत जलते हैं। इन दोनों सास बहू की तो ऐसी की तैसी, मेरे तो पेट पर लात ही मार रखी है इन दोनों ने। नहीं, इन दोनों का ये कुल्हड़ चाय स्टॉल मैं चलने नहीं दूंगा। मैं इन दोनों को अपने रास्ते से हटाकर ही चैन की सांस लूंगा। लालू चंद उन दोनों सास बहू के दूध में चुपके से पानी की मिलावट करता है। अब दूध में पानी की मिलावट से कुल्हड़ चाय का स्वाद ही बदल जाएगा। तब आएगा मजा। सिया और मालती जब अपने ग्राहकों को उस पानी से मिले हुए दूध की चाय बनाकर देते हैं, तब स्वाद बदलने पर ग्राहक कहते हैं, अरे ये क्या, आज की चाय में वो बात नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ माता जी, आज कुल्हड़ चाय पीने में कुछ मजा नहीं आ रहा है। रहने दीजिए आप, अब हमें आपके यहाँ की चाय पीनी नहीं है। लेकिन बेटा मेरी बात तो सुनो। भाई साहब रुक जाइए, हम अभी दूसरी चाय बनाकर देते हैं।
सिया और मालती ग्राहकों के उल्टे पांव लौट जाने से काफी परेशान हो जाते हैं। वो दोनों बाद में देखते हैं कि दूध में अधिकतर पानी ही है। ये देख वो दोनों हैरान हो जाती हैं। ये क्या, सुबह जब मैंने देखा था तब ये दूध तो एकदम सही था, और अब इसमें पानी की मिलावट किसने की? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है बहू। मालती और सिया की परेशानियां और ज्यादा बढ़ने के लिए लालू चंद उस रात उनके स्टॉल से सारा सामान ही गायब कर देता है और उस गांव के कबाड़ी वाले को बेच देता है। अगली सुबह सारा सामान गायब देख वो दोनों घबरा जाती हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ बहू? हमारे स्टॉल का सारा सामान गायब हो चुका है। अब हम क्या करेंगे माँ जी? तभी उन दोनों को एक औरत आकर कहती है, अरे मालती बहन, तुम्हारे चाय के स्टॉल का सारा सामान बेच क्यों दिया कबाड़ में? कबाड़ में? नहीं, हमने नहीं बेचा बहन, चोरी हो गया है शायद। नहीं तो चोरी नहीं हुआ है, मैं अभी अभी देख के आ रही हूँ। तुम्हारे स्टॉल का सारा सामान तो वहाँ गुलशन कबाड़ी वाले के पास पड़ा है। क्या? अरे क्या? सिया और मालती दोनों फौरन गुलशन कबाड़ी वाले के पास जाती हैं और उसके पास से पता चलता है कि लालू चंद ने उस सामान को गुलशन कबाड़ी वाले को लेकर दे दिया था। ये जानने के बाद सिया और मालती अन्य गांव वासियों के साथ लालू चंद के चाय स्टॉल पर जाती हैं और सभी गांव वाले लालू चंद को उसके इस बुरे कर्म के लिए मारते हैं और उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके बाद दोनों सास बहू अपना कुल्हड़ चाय व्यापार जारी रखती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।